1960 की दहाई के अवाइल में बाल्टीमोर की एक नौजवान गूंगी खातून एलिसा के अपने सोफे पर जागने से फिल्म का आगाज़ होता है। इसकी ज़िंदगी में एक मामूली सा तसलसल है। हर सुबह वो नाश्ता तैयार करती है, नहाती है और बाथ टब में अपने आप को खुश करती है। काम पर जाने से पहले वो हमेशा अपने पड़ोसी जॉयल से मिलने जाती है। एलिसा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर्स में जेल्डा फ्लेयर नामी अपनी दोस्त के साथ सफाई करने के लिए तौर पर रात की शिफ्ट में काम करती है। वो एक सादा लड़की है जो अपने काम से काम रखती है और किसी भी किस्म की परेशानी में नहीं पड़ती। एक रात फ्लोर मैनेजर तमाम अमले को जमा करता है और ऐलान करता है कि जल्द ही सेंटर को एक अहम असासा मौसूल होगा, और यह भी बताता है कि डॉक्टर रिसर्चर हॉप्सफिल्ड्स को बायोलॉजिकली डिपार्टमेंट का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा और वो भी असासे पर कई तजुर्बात करेगा। लेकिन वहाँ मौजूद किसी को मालूम नहीं होता कि हॉप्सफिल्ड्स दरअसल एक रूसी जासूस है। जल्दी असासा एक प्रेशराइडिंग टैंक में आता है असासा एक प्रेशराइज टैंक में आता है और उसके साथ एक सरकारी एजेंट रेचल स्टॉकलैंड भी होता है, और एक सख्त और गैर लचकदार ऑफिसर है और जल्दी सेंटर के नई सिक्योरिटी चीफ के तौर पर कंट्रोल संभाल लेता है। उसके बाद आमला अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। कुछ देर बाद एलिसा अजीब तरह की गिरजदार आवाज़ सुनती है। वो टैंक के अंदर झांक कर देखती है। मालूम होता है कि असासा एक अजीब मखलूक है जो उस वक्त से मुश्तल हो जाती है। बाद में टैंक को छूती है, फिर शीशे को ज़ोर से मारता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फ़ौरन उसे एक महफूज लैब में मुंतकिल कर देती है। अगली रात एलिसा और जेंटर मर्कज़ में कचरा उठाने में मसरूफ़ होती है। सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है जब तक कि लैब का दरवाज़ा यहाँ जब तक कि लैब का दरवाज़ा जहाँ असासे को ले जाया गया है अचानक खुल नहीं जाता। सिक्योरिटी चीफ स्ट्रिकलैंड लैब से निकलता है। उसके हाथ खून से भरे होते हैं, जबकि दूसरे साइंसदान और कुछ तिबी अमला उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जेल्टा एलिसा को वहाँ से खींच कर ले जाती है। बाद में रात के खाने के वक्फे के दौरान दोनों दोस्त इस वाक़े के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू फ्लोर मैनेजर के आने से रुक जाती है, जो उन्हें लैब की सफाई का हुक्म देता है। जल्दी दोनों लैब में पहुँचती है और उसे खून से भरा हुआ पाते हैं, लेकिन वो अपने काम से नहीं हिचकिचाते और सफाई शुरू कर देते हैं। अचानक एलिसा को ज़मीन पर स्ट्रैकलैंड की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं और वो उन्हें जल्दी एक कागज़ की थैली में रख लेती है। जेल्टा फिर एक मैनेजर को बुलाती है, जिससे एलिसा को आखिरकार असासी को देखने का मौका मिलता है। इंकशाफ होता है कि असासा दरअसल इंसान नुमा एक एम्फीबियन है जो एक छोटे टैंक में कैद है। कुछ मिनट बाद जब मैनेजर आता है तो एलिसा उसे स्टॉकलैंड की उंगलियां दे देती है। तमाम गूंगी सफाई करने वाली इस अजीब मखलूक के बारे में मजीद जानने में दिलचस्पी लेने लगती हैं। बाकायदे से सियादानों के जाने के बाद लैब का दौरा करती हैं। सफाई का बहाना बनाकर एक शाम एलिसा अपनी बैग से एक छोटा सा रिकॉर्डर प्लेयर निकालती है और उसे तालाब के किनारे रख देती है, और फिर एम्फीबियन के लिए मौसीकी बजाती है और उसे एक अंडा पेश करती है। अगर वह सतह पर आए बगैर अंडा लेता है और मौसीकी को रोक देती है ताकि उसे बाहर आने पर मजबूर करे, लेकिन एम्फीबियन ना सर पानी से निकालता है और गुस्से में आवाज़ निकालता है। एलिसा अपनी दरियाफ्त पर बहुत पुरजोश होती है और वो मौसीकी दोबारा चला देती है और आखिरकार उसे मौसीकी के लिए इशारा सिखा देती है, जिसे मखलूक बहुत तेज़ी से सीख लेती है। उनकी मुलाकातें कई दिनों तक जारी रहती हैं और दोनों यहाँ तक एक साथ रक्स करने लगते हैं। एक रात जब वो मखलूक को रात को खाना देने जाती हैं तो वो हॉस्टलर्स एलिसा को एम्फीबियन के साथ नाचते हुए देख लेता है, लेकिन उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि वो समझता है कि ये अजीब मखलूक इंसानों की तरह पेचीदा जज्बात महसूस करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद वो अपनी असली बॉस से रब्ता करता है और एक खुफिया मकाम पर मुलाकात का बंदोबस्त करता है। एक स्वीट एजेंट फिर उससे मिलने आता है और हार्सलेस मखलूक के बारे में अपनी तमाम मालूमात और लैब का नया नक्शा भी देता है। उसी दौरान सर जंग अपने अख्तिताम को पहुंच रही है, लेकिन स्मिथ अभी भी उस मखलूक को अमेरिकन से चुरा लेता है। है क्योंकि वो समझता है कि ये मखलूक एक ज़हीन वजूद है जिसे बातचीत करने की सलाहियत है। इसी दौरान एलिसा अपना काम जारी रखती है और रोज़ की लॉन्ड्री के साथ देखभाल करती है। दोनों टेक्नीशियंस जो एक सिक्योरिटी कैमरा ठीक कर रहे होते हैं आपस में बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू से एलिसा को मालूम होता है कि ये कैमरे किस तरह बंद किए जा सकते हैं अगर ज़रूरत हो। बाद में एलिसा लैब में दाखिल होती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मखलूक जंजीरों में जकड़ी हुई है और वो पूरी तरह ज़ख्मी है। उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन फिर कदमों की आवाज़ सुनती है जो लैब की तरफ आ रही होती है। ये सुनकर वो जल्दी से एक डेस्क के पीछे छुप जाती है और वो देखती है कि स्ट्रिकलैंड आता है। वो सीधा मखलूक के पास जाता है, उसे अज़ियत देता है और शुरू कर देता है, जिससे एलिसा शदीद परेशान हो जाती है। बाद एक अमेरिकी फौजी जनरल ऑकिम पहुंचता है, जहां स्ट्रिकलैंड ने एम्फीबियन पर एक पेशकश का इंतजाम किया होता है। जनरल मखलूक के सॉइल और शक्ल से फ़ौरन मुतासर हो जाता है। स्ट्रिकलैंड इंकशाफ करता है कि उससे इस एम्फीबियंस को जंगलात में पाया, जहाँ मकामी कबाइल उसे खुदा की तरफ पूछते हैं। हॉस्टलर्स जो वहाँ से मौजूद होता है जनरल को बताता है कि ये मखलूक दो अलग अलग सांस लेने के तरीक़ाकार के दरमियान तब्दील कर सकते हैं। ये उसे एक बहुत ही मुनफरिद जानदार बनाता है, जो मुस्तकबिल में साइंसी तरक्की में मदद कर सकता है। जैसे जैसे पेशकश आगे बढ़ती है, हॉस्टलर्स को एहसास होता है कि एम्फीबियन सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर पानी से बाहर रहा है। वो स्ट्रिकलैंड से मिन्नत करता है कि उसे पानी में वापस ले जाए, लेकिन एजेंट इनकार कर देता है और अपनी तकरीर जारी रखता है। कुछ देर बाद एम्फीबियन बेहोश हो जाता है, जिससे फौजियों को उसे प्रेशर टैंक में ले जाया जाता है। बाहर एलिसा सुनती है कि जनरल साइंसदानों को एम्फीबियन के बारे में बात करता है,
मुख्तात रहते हुए उसका पीछा करती हैं और स्ट्रैकलैंड के दफ्तर तक पहुंचती हैं, जहां वो सुन लेती है कि मखलूक को जल्दी मारकर चीर पाड़ दिया जाएगा। उसकी रात डरी हुई अलीसा गॉल्स की मदद लेने की कोशिश करती है ताकि वो मखलूक को सहूलत से बाहर निकाल सके। दरमियानी उम्र का आदि इब्तिदा में उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो समझता है कि लीसा एम्फीबियन के बारे में मजाक कर रही है, लेकिन वो पुख्ता इरादा जाहिर करती है और उसे सब कुछ बता देती है जो उसने ओकम में देखा था। ये सुनकर गाइल्स आखिरकार राज़ी हो जाता है क्योंकि वो एलिसा को एक तवील अरसे से जानता है। वो कभी उसे झूठ नहीं बोली। उसी वक्त तक ये वाज़ा हो चुका है कि गूंगी लड़की एम्फीबियन से मोहब्बत करती है। उसकी वजह यह है कि मखलूक उसे उसी तरह देखती है जैसे किसी ने उसे कभी नहीं देखा, यानी एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसे में कोई कमी नहीं है। इधर हॉस्टलर्स अपने साथियों से दोबारा मुलाकात करना और उन्हें बताना है कि मखलूक को जल्दी चीर पाड़ दिया जाएगा। स्वेत खौफजदा है अगर वो अमेरिका के आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई तो वो एक नस्ल के लिए साइन इसी पेशरफत हासिल कर सकते हैं। चुनांचा स्वेत हकायम हॉस्टलर्स को हुक्म देते हैं कि वो सहूलत को बिजली बंद कर दे और उसे खलिफशार का फ़ायदा उठाकर मखलूक को मार डाले। दूसरी तरफ एलिसा अपने पड़ोसी के साथ बैठकर मखलूक को लेब से आज़ाद करने के मंसूबे पर गौर करती है। गॉल्स एक गाड़ी तैयार करता है ताकि ये दिखा सके कि वो उनमें से एक है जो सहूलत से सामान उठाती है। वो जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करके सुबह 5 बजे लेब तक पहुंचने का मंसूबा बनाता है। जहाँ तक एलिसा का ताल्लुक है, उसी सिक्योरिटी कैमरों का ख्याल रखना और मखलूक को लॉन्ड्री कॉर्ड में निकालना है, लेकिन इन दोनों को मालूम नहीं होता हॉस्टल्स मखलूक को मारने के लिए जहर तैयार कर रहा है। वो वाज़ह तौर पर उस बारे में नाखुश होता है, लेकिन जानता है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। उसी रात तकरीबन सबके घर चले जाने के बाद हॉस्टल सिक्योरिटी चीफ के दफ्तर जाता है। वहाँ स्ट्रैकलैंड से मुलाकात करते हैं और उस मखलूक को ना मारने की आखिरी दरख्वास्त करता है, लेकिन स्ट्रैकलैंड इनकार कर देता है और दोनों आर्मियों में झगड़ा हो जाता है। जब स्ट्रैकलैंड झगड़े में मशगूल होता है, हॉस्टल्स माइनर में कुछ अजीब देखता है और एलिसा को एक सिक्योरिटी कैमरे को हटाते हुए देखता है। वो अचानक उसे याद आता है कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। ये वही लड़की है जिसने एम्फीबियन के साथ रक्स करते देखा गया है। वो समझता है कि वो मखलूक को आज़ाद करने की कोशिश कर रही है और वो फैसला करते है कि उसकी मदद करें। उसके बाद खुफिया रूसी जासूसी उसी लैब की तरफ जाता है जहाँ एम्फीबियन को रखा गया है। एलिसा भी चंद मिनट बाद लॉन्ड्री कार के साथ पहुंचती है। उसकी हैरत की बात यह होती है कि साइंसदान उसे मखलूक के गर्दन के गिर्द बंदी जंजीरों की चाबियां दे देता है और फिर उसे एक खास माया देता है जो पानी में डालता है ताकि मखलूक को जिंदा रखा जा सके। मजीद ये कि वो उसे बताता है कि वो बिजली बंद कर देगा जिससे उसे भागने के लिए 5 मिनट मिल जाएंगे। फिर एलिसा एम्फीबियन को तालाब से बाहर निकालती है, उसे आज़ाद करती है, उसे कार्ट में डालती है। बाहर कॉल्स ओकम के गेट पर पहुंचता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। स्ट्रिकलैंड भी उसे सीसीटीवी मार्स पर वेन को देख लेता है और उससे कुछ का शोभा होता है। इस अहम लम्हे हॉस्टलर्स पूरे मरकज़ की बिजली बंद कर देता है और मरकज़ी गेट की तरफ भागता है। दूसरी तरफ ज़ल्टा एलिसा को लेब के करीब पा लेती है और उसे मखलूक को लॉन्ड्री डॉक तक पहुंचाने में मदद देता है। उसी दौरान हॉस्टलर्स मरकज़ी गेट पर पहुंचता है और स्टॉकलैंड से पहले वहां पहुंच जाता है और फिर चुपके से सिक्योरिटी गार्ड के पीछे आता है और उसी के सर पर हाथी छड़ी से वार कर देता है। उससे घायल से लॉन्ड्री डॉक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहाँ लड़कियां पहले एम्फीबियन के साथ इंतजार कर रही होती है। फिर वो मखलूक को वेन के पीछे धकेल देता है और गाइल्स वहां से चला निकल जाता है। स्टॉकलैंड जल्दी गेट पर पहुंचता है, लेकिन वो समझता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। गुस्से से भरे वो इलाके की निगरानी करने वाले तमाम कार्ड्स को डांटते हैं और उससे मामले का संजीदा तहकीकात शुरू कर देता है। अगली सुबह एलिसा एक नया मनसूबा तैयार करती है कि एम्फीबियन को दोबारा समंदर में कैसे छोड़ा जाए। वो अक्टूबरों की बारिश का इंतजार करेगी जब वो उसे नहरों में छोड़ देगी। एलिसा फिर अपने कैलेंडर से एक छोटा नोट लिखती है ताकि उसे मुसलसल उस मनसूबे की याद दिलाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते एलिसा आहिस्ता आहिस्ता मखलूक के साथ एक रूमानी ताल्लुकात तस्वर करती है और ज़ेटा हॉस्टलर भी अपनी रात की शिफ्टों में काम जारी रखते हैं। जैसे कुछ नहीं हुआ, एक रात तो स्टॉकलैंड एलिसा और ज़ोल्टा को तफ्तीश के लिए बुलाता है, लेकिन ये सिर्फ रस्मी तौर पर होता है। वो जल्दी उन्हें जाने देता है। स्टॉकलैंड को यकीन होता है कि मखलूक को तरतीब याफ्ता एजेंटों ने अगवा किया है, ना कि सादा सफाई करने वाले आमले ने। दूसरी तरफ एम्फीबियन कॉल्स के अपार की मदद जारी रखता है और उन्हें ज़रूरी सामान के पिक्चर्स दिखता है। एलिसा उसे अपने मंसूबे के बारे में बताती है कि वो मखलूक को छोड़ने का इरादा रखती हैं। उसका शुक्रिया अदा करती हैं कि उसने हर तरह उनकी मदद की। हफ्ते गुजर जाते हैं और एलिसा और काज दोनों जज्बाती तौर पर एम्फीबियन से जुड़ जाते हैं। एलिसा इसलिए क्योंकि वो उसके साथ नहाने के दौरान कुर्बत चाहती थी और गाइस इसलिए क्योंकि वो उसे अपने बाजू पर मखलूक के नाखून लगवाना पसंद है। यहाँ तक कि मखलूक गाइस की बिल्ली को खाने का अजाला करने की कोशिश करता है और अपने हाथ को गाइस के सर पर रखता है और जादुई तौर पर उसे जख्म पर देता है। नहीं, मुझे ये पसंद है। अगली सुबह जब गाइस जागता है तो उसे अपने गंजे सर पर नए बाल उगते हुए नजर आते हैं। एक दोपहर को एलिसा अपने अपार्टमेंट को पानी से भर देती है ताकि एम्फीबियन आसानी से तैर सके और सांस ले सके। ये वाज़ा होता है कि उन दोनों के दरमियान एक मजबूत रूमानी रिश्ता कायम हो चुका है और बिला आखिर वो एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना लेते हैं। म्यूटेंट डॉल्फिन जैसी मोहब्बत। आखिरकार अक्टूबर आता है और एलिसा को एहसास होता है कि गोदियों में बारिश का पानी बनना शुरू हो चुका है। एम्फीबियन भी जद्दोजहद कर रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपनी कुदरती माहौल से दूर रहा होता है। दूसरी तरफ ओकम में स्टॉकलैंड मखलूक के अगवा की गई हफ्ते बाद भी कोई अहम सुराग हासिल करने में नाकाम होता है। उसे बलाखिर जनरल की तरफ से 36 घंटों के अल्टीमेट मिलता है कि वो मखलूक को ढूंढने वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात चीफ ऑफ सिक्योरिटी जुनून की हालत में तलाश करने पर मजबूर हो जाते हैं।
اس کی تلاش بالآخر اس وقت تک نتائج دیتی ہے جب ہافسٹرز کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ ایک دوپہر وہ سیاہ ایندان کو ایک نامعلوم مقام پر ملاقات کا منصوبہ بندی کرتے ہوئے سنتا ہے، لہٰذا وہ خفیہ طور پر اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ہافسٹر غیر ملکی ایجنٹوں سے مل رہا ہے جنہیں حکومتوں نے جاسوس کے طور پر شناخت کیا ہوا ہے۔ اسٹاک آخر کار حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ سائنسدان دراصل ایک روسی جاسوس ہے، لہٰذا وہ خفیہ طور پر ان کی ملاقات آفسرز کے اور پھر سیاہ ایندانوں کو ایمفیبین کے بارے میں معلومات دینے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صفائی کرنے والے عملے نے اسے بیوقوف بنایا اور مخلوق کو آزاد کر دیا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اسٹاکلینڈ زیلٹا کے گھر جاتا ہے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کرے۔ زیلٹا اپنے دوست کو دھوکہ دینے سے انکار کرتی ہے، لیکن ظالم شخص زیلٹا کے شوہر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے۔ اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ایلیسا آج مخلوق کو شیر کے گودوں میں آزاد کرنے والی ہے، لہٰذا وہ فوراً اس کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ زیلٹا اس کے شوہر کو زخمی کر کے لیکن انہیں زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوتا ہے، زیلٹا اپنے دوست کو اطلاع دیتی ہے کہ اسٹاکلینڈ اس کے پیچھے ہے۔ ایلیسا گولف فوراً نہروں کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرتی ہے تاکہ ایمفیبین کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکے۔ چند منٹ بعد اسٹاکلینڈ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہے، وہاں وہ کیلنڈر پر لکھے ہوئے نوٹ کو دیکھتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایلیسا گولف شہر کے نہروں کی طرف پہنچتے ہیں اور عظیم مخلوق کو الوداع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پانی میں غوطہ لگا سکے، اسٹاکلینڈ آتا ہے اور دونوں مخلوق اور ایلیسا کو گولی مار دیتا ہے۔ یہ منظر گوئس کو شدید غصہ دلا دیتا ہے اور وہ اسٹاکلینڈ کو نیچے گرا دیتا ہے، جس سے مخلوق کو خود کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے۔ پھر مخلوق آہستہ آہستہ اڑتا ہے اور اپنے غصے کا رخ اس شخص کی طرف موڑتا ہے جس نے اسے ہفتوں تک مسلسل اذیت دی تھی۔ اسٹاکلینڈ اپنے گھٹنوں پر گر جاتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ مخلوق ایک خدا ہے، اس کے باوجود ایمفیبین میں اس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور وہی اسے مار دیتا ہے۔ پھر وہ بے ہوش ایلیسا کو اٹھاتا ہے اور نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی کے اندر وہ اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے شفا دیتا ہے اور اپنے ہاتھ ایلیسا کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے زخم کھلتے